अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास एकदम महा मैराथन वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल और आईटीआई और पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को जो है अंत तक देखना है। यदि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलेगा, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रहते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। स्टूडेंट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 3/9/2021 से, है ना। तो बच्चों जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का जो फ़ी रहेगा वो शिक्षक दिवस के रूप में विशेष छूट है यहाँ पे, यानी मात्र 599 रुपये जो है आपका फ़ी रहने वाला है फुल कोर्स का। अब इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 45 डेज़, और डेली जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है आपको पर डे क्लास दिया जाएगा। तो यकीनन अगर आप लोग इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो आपका 100% जो है तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स होगा, और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, और साथ ही साथ जब क्लास ओवर होगा तो आपको क्लास का नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब ये क्लासेस चलेंगे कहाँ? तो क्लासेस जो है ये जूम एप्लीकेशन पर चलेगा। डेली लाइव क्लासेस होगा, वीकली डाउट सेशन होगा, 120+ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ क्लास विल बी हेल्ड इन बाइलैंग्वेज, यानी क्लास जो है वो बाइलैंग्वेज रहेगा, और चैप्टर वाइज नोट भी जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और स्टूडेंट जब आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी 45 डेज़ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 10 ईयर्स का प्रीवियस पेपर भी करवाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यदि आप लोग इस पेड कोर्स की मदद से अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल स्मार्ट वे में करना चाहते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, किसी पानी भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी की सतह ऊपर हो जाएगी, परिवर्तित नहीं होगी, नीचे हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट आंसर देना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके पीएमडी में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था बच्चों? ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ जी, पीएमडी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पीएमएम कर दिया गया है, यानी पैरामेडिकल मैट्रिक कर दिया गया है। तो बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट बताना है। यानी किसी पानी भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी की सतह, वेरी गुड, क्या होगी? परिवर्तित नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी परिवर्तित नहीं होगी कहने का मतलब क्या? अपवर्तित रहेगी, है ना, अपवर्तित रहेगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है कि भाई यदि किसी पानी भरे बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ़ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाएगा ना, तो पानी की सतह जो है ये अपरिवर्तित रहेगी। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे बात आई है वाटर की। तो देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहाँ से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। पानी का जो डेंसिटी होता है वो किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है बच्चों। तो किस ताप पर यह अधिकतम होगा? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, आपको याद रखना है, ठीक। अब स्टूडेंट बात करेंगे श्यानता की, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो बच्चों इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ये पूछा जा चुका है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कोई बता सकता है स्टूडेंट? तो देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पॉइज भी बोलते हैं हम लोग, पॉइज, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अनुसार जो है हम लोग आंसर करेंगे। यदि पॉइज दिया होगा तो पॉइज आंसर कर देंगे, यदि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर देगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है,
किसी पदार्थ के एक टुकड़े का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है यदि टुकड़ा जिस पदार्थ का बना है वह है। यानी ये टुकड़ा किस पदार्थ का बना होगा, चालक का, कुचालक का, अर्धचालक का या अतिचालक का। बिल्कुल फास्ट आंसर देना है जी। यानी किसी पदार्थ के एक टुकड़े का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तेजी से कम हो जाता है। तो टुकड़ा जिस पदार्थ का बना है वह है। जल्दी से आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी अर्धचालक, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो वो टुकड़ा जो है किस पदार्थ का बना होगा, अर्धचालक का बना होगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि विद्युत प्रतिरोध जो है ना, विद्युत प्रतिरोध ये क्या हो रहा है, ये बच्चों घट रहा है। कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। देखिए बोला है कि विद्युत प्रतिरोध जो है ना ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है। तो जब तापमान में इंक्रीज कीजिएगा तो यहाँ से विद्युत प्रतिरोध जिसको रो से डिनोट करते हैं, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत मतलब तेजी से जो है कम हो रहा है। तो ऐसा किस केस में होता है, तो ऐसा अर्धचालक में होता है यानी सेमीकंडक्टर में होता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है स्टूडेंट कि ये जो अर्धचालक हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। तो जैसे सिलिकॉन हो जाएगा आपका, है ना, जर्मेनियम हो जाएगा, है ना, लिख लीजिए, याद नहीं है तो लिख लीजिए स्टूडेंट, पूछा जाता है। और फिर आपका सेलोनियम भी हो जाएगा, ठीक है, सेलोनियम। तो ये सब जो है अर्धचालक के क्या है, एग्जाम्पल है ना। तो इसमें यही पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध जो है ये ताप बढ़ाने पर तेज़ी से कम हो जाता है। यानी विद्युत प्रतिरोध जो है ना, ये कम हो जाता है कब, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ देखिए प्रतिरोध का बात आया तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। वैसे तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे बट कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं, तो जल्दी से बता दीजिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, ओम होता है। ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है, ओम होता है। और ओम का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, ये हेडफोन जैसा देख रहे हो ना, मोबाइल में हेडफोन लगाते ही एक ऐसा सिंबल आता होगा, है ना। तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए कभी कभी प्रतिरोध ना देकर प्रतिरोधकता दे देता है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलिएगा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। बताइए प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों ओम मीटर, याद रखना ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, खुले परिपथ में एक सेल के सिरों यानी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय वाहक बल या विद्युत वाहक बल या धारा वाहक बल या प्रतिरोध वाहक बल। बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। और जितने भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई पैरामेडिकल में आया है कुछ क्वेश्चन पैरामेडिकल डेंटल में आया है, कुछ क्वेश्चन ITI में आया है। तो ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। खुले परिपथ में एक सेल के सिरों यानी टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, देन आप लोग का आंसर सही है ना, सही है। तो आपको याद रखना है खुले परिपथ में एक सेल के सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि की चाल वायु में होगी यानी किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वायु में ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का जो चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड में है ना। तो मीटर पर सेकंड से आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुना में 18/5। कई बार मैं बता चुका हूँ, गुना में 18/5 करते हैं हम लोग। मीटर पर सेकंड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और आंसर में बोल रहा होगा किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो गुना में क्या करते हैं, 18/5 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुना में 18/5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, 332 को काटिए 5 के पार से, तो ये 66.4 बार में चला जाएगा। करके देख लीजिएगा। अब 18 में 66.4 से गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आ रहा है, बिल्कुल फास्ट, कितना आ जाएगा जी। तो वेरी गुड स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1195.2 आया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है,
एक क्षैतिज वृत्तीय गति से नियत चाल से घूमते हुए पिंड के लिए निम्न में से क्या नियत रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी यानी वेग, एक्सलरेशन यानी त्वरण, वेग की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ स्पीड, या फिर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से बताइए। एक क्षैतिज वृत्तीय गति में नियत चाल से घूमते हुए पिंड के लिए इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? तो वेरी गुड स्टूडेंट, क्या कांस्टेंट रहता है? त्वरण। जी हाँ दोस्तों, एक्सलरेशन। तो आपको याद रखना है, एक क्षैतिज वृत्तीय गति में नियत चाल से घूमते हुए पिंड के लिए त्वरण जो है ये नियत रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, त्वरण जो है इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर ए त्वरण से चल रहा है। यदि पिंड की चाल प्रारंभिक मान से 4 गुना कर दिया जाए तो त्वरण हो जाएगा। देखिए, त्वरण पूछा है, साफ सीधी बात, त्वरण पूछा है आपसे, तो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर v² अपॉन में r। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक मान से ना 4 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, तो शुरू में प्रारंभिक मान क्या रहा होगा? बताइए तो, प्रारंभिक मान क्या रहा होगा उस पिंड का? तो बच्चों बोलेगा ना, प्रारंभिक मान तो v ही रहा होगा, ये v देख रहे हो, v रहा होगा। बाद में प्रारंभिक मान से 4 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, तो ये प्रारंभिक मान से 4 गुना ज़्यादा, यानी यहाँ से a डैश, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से a डैश ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए प्रारंभिक मान से 4 गुना ज़्यादा, यानी अब ये 4v का स्क्वायर हो जाएगा, 4v का स्क्वायर और अपॉन में r। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आ जाएगा, और v² अपॉन में r। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये क्या आ गया हम लोग का? a डैश, देखिए a डैश और बराबर में 16, और ये देखिए तो ये v² अपॉन में r, इतने की जगह मैं a लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बताइए, ये जो a डैश है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये a डैश जो है ये क्या है? ये नया त्वरण है। तो नया जो त्वरण आया वो पुराने वाले त्वरण के कितने गुने के बराबर है? बताइए, नया जो त्वरण आया वो पुराने वाले त्वरण के कितने गुने के बराबर है? तो ये 16 गुने के बराबर है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है। नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रहे एक कण की गति है, कैसी है? आवर्ती परंतु सरल आवर्त नहीं। दूसरा ऑप्शन है ना तो आवर्ती और ना ही सरल आवर्त। तीसरा ऑप्शन है आवर्ती एवं सरल आवर्त दोनों। चौथा ऑप्शन है सरल आवर्त परंतु आवर्ती नहीं। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल, ITI और पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, तो बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रहे एक कण की गति कैसी होगी? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यदि आपका आंसर है देन आपका आंसर सही है ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान क्या देना है कि देखिए जब भी कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, आवर्ती गति कहलाती है। इसीलिए जो है नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर, इसीलिए नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रहे एक कण की गति कैसी? आवर्ती गति होगी, परंतु सरल आवर्त नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है। चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है कहलाता है। चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव या पश्चिमी ध्रुव? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी यदि आप लोगों का आंसर है देन आप लोग का आंसर सही है। तो चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, है ना, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए तो, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बच्चों जल्दी से, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वेरी गुड, कौन था? एमंडसन, एमंडसन, ठीक है, एमंडसन था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसन थे। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे बच्चों, बता दीजिए, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी थे, ठीक है। हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसन थे और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और आज की क्लास एकदम शानदार होगी, अभी जाना नहीं है, अभी जो है केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा आज की इस क्लास में। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी चलकर आपको और भी ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, लोहे की छीलन के प्रारूप प्रदर्शित करते हैं कि चुंबक का सिर्फ एक ध्रुव होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक का एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, या ए और बी दोनों? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है स्टूडेंट। यानी लोहे की छीलन के प्रारूप प्रदर्शित करते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट, क्या प्रदर्शित करते हैं? कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी देन आप लोगों का आंसर सही है। तो आपको ये याद कर लेना है डायरेक्ट कि लोहे की छीलन के प्रारूप जो है ये चुंबक के दो ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो लोहे की छीलन के प्रारूप प्रदर्शित करते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट जैसे विद्युत द्विध्रुव, है ना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होते हैं, उसी प्रकार जो है लोहे की छीलन के प्रारूप भी चुंबक के दो ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य होता है, क्या होता है? ऊष्मा क्षति को न्यूनतम करना, वोल्टेज को स्थिर रखना, अत्यधिक विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकना, या आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा को घटाना और बढ़ाना। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। विद्युत परिपथ में यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज वायर का काम होता है वो क्या काम होता है स्टूडेंट? बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आज की क्लास, है ना। आज की क्लास एकदम शानदार होगी स्टूडेंट, बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग तक मैं लेकर आऊँगा। तो जल्दी से बता दीजिए विद्युत परिपथ में, हाँ जी, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है? अत्यधिक विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकना, ठीक है। अब देखो बात आई है स्टूडेंट फ्यूज तार की, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बात आई है फ्यूज तार की। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? बिल्कुल फास्ट, फ्यूज तार जो है किस मिश्र धातु का बना होता है स्टूडेंट? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। हाँ जी, तो फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो बच्चों ये बना होता है टीन और सीसा का, याद रखिएगा टीन और सीसा का बना होता है, ठीक है, टीन और सीसा का, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का निकट व दूर बिंदु है, यानी द नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन आइज आर। तो जल्दी से बताइए 25 सेंटीमीटर व अनंत 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 0 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। यानी मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु है वो कितना है और जो दूर बिंदु है वो कितना है? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट।
हाँ जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो आपको याद रखना है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का जो निकटतम बिंदु है वो कितना है, तो वो है 25 सेंटीमीटर, है ना। और दूर बिंदु है वो कितना है, वो अनंत तक है, ठीक है। हाँ, तो मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए स्टूडेंट, मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मानव नेत्र में यानी ह्यूमन आइज में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? वेरी गुड, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ओके। हाँ जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, फैराडे तथा हेनरी के अन्वेषण प्रयोगों का उपयोग आधुनिक युग में निम्न में से किसके विकास में किया गया? किसके विकास में किया गया? जनित्र के, ट्रांसफार्मर के, डायनेमो के, या ए और बी दोनों के? यानी देखिए, फैराडे तथा हेनरी के अन्वेषण प्रयोगों का उपयोग आधुनिक युग में निम्न में से किसके विकास में किया गया? किसके विकास में किया गया? बिल्कुल फास्ट बताइएगा। हाँ जी, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यदि आंसर है देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है, फैराडे व हेनरी के परीक्षण का सीधा प्रयोग जो है आधुनिक युग के ट्रांसफार्मर और जनित्र में किया जाता है, ठीक है। यानी फैराडे व हेनरी के परीक्षण का सीधा प्रयोग आधुनिक युग के ट्रांसफार्मर व जनित्रों में किया जाता है, यानी दोनों में किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी देखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, यानी बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर का। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है बच्चों, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किस धातु का बना होता है? वो किस चीज़ का बना होता है? तो बच्चों याद रखना है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नरम लोहा का बना होता है, नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा का बना होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है बच्चों? हाँ जी, बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टूडेंट याद रखना है, ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, यानी जिसको म्यूचुअल इंडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, डायनेमो की भी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बताइए। तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये किस उपकरण का काम होता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो ये डायनेमो करता है, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चलिए बढ़ते हैं चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या कुचालक का विस्थापन? बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना होती है, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट ध्यान देना है आपको, चुंबकीय फ्लक्स की बात की गई है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बिल्कुल फास्ट बताइए। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, बिल्कुल फास्ट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, वेबर। ठीक है, वेबर होता है। और अगर मैं पूछूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देन क्या आंसर दीजिएगा। अगर मैं पूछूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा। तो इसका बच्चों टेस्ला हो जाएगा, याद रखिएगा टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछा है तो आपको टेस्ला आंसर देना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, 48 ओम, 484 ओम, 480 ओम या 350 ओम। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ, बिल्कुल फास्ट। देखिए आपको 100 वाट दे दिया है, क्या पावर दे दिया है, कितना, 100 वाट। ठीक है ना, इसके बाद वोल्ट भी दे दिया है आपको, कितना, 220 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या है स्टूडेंट, प्रतिरोध पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, यानी आर पूछा है। तो आप बताइए पी वी आर में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर में वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको देखिए पी दिया है, वी भी दिया है, तो आर नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो आइए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ से देखिए तो आर बराबर मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन में पी, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। वी कितना है देखिए तो 220 वोल्ट है, तो वी का स्क्वायर है यहाँ देख रहे हो, तो 220 गुने 220 कर देंगे। और अपॉन में पी कितना है बच्चों, 100 वाट है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 22 में 22 से गुना कीजिए, कितना आता है, 484। तो 484 ओम जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्राइड जब पानी में घोला जाता है तो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ये कौन सा विलयन, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन, या इनमें से कोई नहीं। यानी सोडियम हाइड्राइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए वाटर गिव्स, बिल्कुल फास्ट, सोडियम हाइड्राइड जब पानी में घोला जाता है तो ये उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बच्चों, वेरी गुड। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय विलयन, देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सोडियम हाइड्राइड है, इसको NaH लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो जब सोडियम हाइड्राइड पानी में घोला जाता है इसको, यानी ये H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, और तो इसका जो बच्चों सॉल्यूशन होगा, इसका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा, यानी एल्काइन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, प्रबलतम अपचायक है, प्रबलतम अपचायक है यानी जो है आपको बताना है इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है ना, फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन या आयोडीन आयन। बिल्कुल फास्ट, प्रबलतम अपचायक कौन है इन चारों में से, देखिए ये जितने भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो हैं ये सब हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं, है ना, आप सभी जानते होंगे। तो बच्चों बता दीजिए प्रबलतम अपचायक इस चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, प्रबलतम अपचायक कौन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है प्रबलतम अपचायक कौन है, तो ये है स्टूडेंट फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन है। और फिर इससे कम कौन है स्टूडेंट, इससे कम क्लोरीन है, याद रखना है। फिर इससे कम कौन है, तो ये है ब्रोमीन है ना।
और फिर सबसे कम कौन सा है, तो यह है आयोडीन। ठीक है, तो ये जो है रिलेशनशिप आपको याद रखना है। तो प्रबलतम अपचायक कौन है इन चारों में से सबसे ज़्यादा, तो यह है फ्लोरीन आयन। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो गैसीय ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा पदार्थ है जो गैसीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। गैसोलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मेथेन। बिल्कुल फास्ट हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वह पदार्थ जो गैसीय ईंधन के रूप में यूज नहीं किया जाता। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं यानी गैसोलीन, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो गैसोलीन का जो है बच्चों उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, गैसोलीन का जो है प्रयोग गैसीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी ये 3 ऑप्शन है, सबका प्रयोग गैसीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये गैसोलीन है क्या, तो गैसोलीन जो है ना ये एक पेट्रोलियम व्युत्पन्न तेल है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आंतरिक दहन इंजनों में, है ना। आंतरिक दहन इंजनों में जो है इसका प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बात आई है एसिटिलीन के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो गैस कौन सी है बच्चों, एसिटिलीन ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहाँ से बात आई है मीथेन की। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, आप सभी को मालूम है बच्चों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होता है, ये आपका मीथेन होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, लोहे के धातु कर्म में जब चूने का पत्थर वात या भट्टी में डाला जाता है तो कैल्शियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, गालक, गैंग, धात्विक कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल फास्ट आंसर देना है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी इसके बाद जो है हम लोग बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग जाइएगा मत, आप लोग जल्दी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिल्कुल फास्ट। लोहे के धातु कर्म में जब चूने का पत्थर वात या भट्टी में डाला जाता है तो कैल्शियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी गालक, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब चूने का पत्थर जो है, ये चूने का पत्थर वात या भट्टी में इसको जब डाला जाता है तो ये अपघटित होकर CaO और CO2 बनाता है ना। तो इस प्रकार जो बना CaO है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है गालक की तरह कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, गालक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, थॉमसन ने E/me के मान का निर्धारण किया है। यानी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा थॉमसन कौन थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन जी ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चों कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के मान का निर्धारण क्या किया था। यानी ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, और ये Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यही बताना है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के मान का निर्धारण क्या किया था। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या किया था स्टूडेंट। तो बच्चों आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, क्या किया था, ये किया था ऑप्शन नंबर डी यानी 1.758820 और गुने में 10⁻11 कूलम प्रति kg। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन साहब ने। अब मुझे ये बता दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए स्टूडेंट कितना होता है, ये होता है 1.60 है ना, 217 और गुने में 10⁻⁻19 ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, हार्मोन जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और वह स्रावित होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, और वह स्रावित होते हैं।
बताइए, आंसर बताइए स्टूडेंट। हार्मोन जो शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं और वह स्रावित होते हैं कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, अधिविक्र ग्रंथि से, अग्नाशय से। बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी थायराइड ग्रंथि, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं ये हार्मोन जो शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जठर रस निकलता है गैस्ट्रिक जूस सिगरेट्स कहाँ से निकलता है? अग्नाशय भित्ति से, या शुद्रांत्र भित्ति से, यकृत भित्ति से, या आमाशय भित्ति से। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। प्रश्न है जठर रस निकलता है कहाँ से निकलता है जी? वेरी गुड स्टूडेंट, कहाँ से निकलता है? तो ये आमाशय भित्ति से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रॉम द स्टोमक वाल। ठीक है, हाँ। अब स्टूडेंट यदि मैं आप लोगों से पूछूं जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है, क्या बताइएगा आप लोग? जठर रस का पीएच मान यानी गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच वैल्यू होगा वो कितना होता है? तो बच्चों याद रखना है 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, हाँ जी। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, बात करेंगे बच्चों पीएच का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इस पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? इस पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जो है पीएच स्केल की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लिंग सहलगन रोग का उदाहरण है? एड्स, वर्णांधता, सिफिलिस, सुजाक। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक डिजीज? कौन सा लिंग सहलगन रोग का उदाहरण है? एड्स, वर्णांधता, सिफिलिस या सुजाक। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी वर्णांधता, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों आपको याद रखना है वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों, वर्णांधता और एक और रोग है बच्चों, कौन सा? हीमोफीलिया। ये दोनों जो है लिंग सहलगन रोग के उदाहरण हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बात आई है बच्चों एड्स के बारे में। तो एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS, एड्स, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको जो है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। क्या एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यूवी किरणों से रक्षा करने वाली परत है यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, सप्ताप मंडल या ये सभी। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है उस लेयर का क्या नाम है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ओजोन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन है? ओजोन मंडल है। अब देखिए ओजोन मंडल में एक गैस पाई जाती है, कौन सी गैस? ओजोन गैस, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई गैस होती है ना। तो ये गैस जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमारी शरीर की रक्षा करती है? तो कौन सी गैस रक्षा करती है बच्चों? ये ओजोन गैस। लिखना चाहो लिख सकते हो। कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमारी शरीर की रक्षा करती है? लिख लीजिएगा, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमारे शरीर की रक्षा करती है? तो वो कौन सी गैस है बच्चों? ओजोन गैस है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ओजोन गैस है। चलिए, हाँ जी।
अब देखिए यहाँ पे जैसे समताप मंडल है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जितने भी जेट विमान है, हवाई जहाज है, ये सब किस मंडल के अंतर्गत उड़ान भरते हैं। जेट हो गया, जेट विमान, हवाई जहाज, है ना। तो बताइए जल्दी से, जितने भी जेट विमान है, हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह हैं, ये सब किस मंडल के अंतर्गत उड़ते हैं। तो ये समताप मंडल के अंतर्गत उड़ते हैं, अपनी उड़ान को भरते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, आ गया अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और ये बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हुआ है, काफ़ी। अब आप ही लोग बताइए, आप लोगों ने अगर प्रीवियस पेपर कंप्लीट किया है, जितने भी पेड वाले स्टूडेंट हैं या जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए ये क्वेश्चन लगभग कितनी बार आया होगा। तो कम से कम बच्चों 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। 2020 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था, 15 में भी एक बार पूछा गया था। तो ये 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीटेड हो चुका है। और प्रश्न क्या है, बॉटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है। बताइए, बॉटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु कौन सा होता है। वो एक विकल्पीय अनॉक्सीजीव होता है, या एक अविकल्पी अनॉक्सीजीव होता है, या एक विकल्पी ऑक्सीजीव होता है, या एक अविकल्पी ऑक्सीजीव होता है। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी ये क्या होता है, एक अविकल्पी अनॉक्सीजीव होता है। ठीक है, और बॉटुलिज्म को मांसपेशियों का लकवा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक अविकल्पी अनॉक्सीजीव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आज के इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और ऐसे मॉक टेस्ट के लिए आप लोग चाहते हो कि मैं हमेशा जो है 25-30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं, जिससे आप लोग का जो है साइंस स्ट्रांग हो जाए, है ना। और इसी तरह मैथ का भी वीडियो लेकर आऊँ, इंग्लिश का भी। तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।